आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी की अर्ली हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे क्या है, एज अ वर्ड साइकोलॉजी की क्या मीनिंग है और कौन से स्कूल ऑफ थॉट से पहले साइकोलॉजी वर्क करती थी। साइकोलॉजी तो टू ग्रीक वर्ड से निकली है। इसमें फर्स्ट वन है साइकी। साइकी का मतलब है सोल, माइंड। और उसके बाद लोगोस का मतलब है सब्जेक्ट, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट लाइक ह्यूमन। ठीक है। उसके बाद 16 सेंचुरी के अंदर जो है इसको साइकी को सिर्फ एज अ माइंड या सोल के लिए यूज किया जाता था, साइकी वर्ड को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम पास गुजरता गया और 18 सेंचुरी में आके इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का स्टार्ट हुआ, उसके बाद लोगों ने इसको रिलेट करना स्टार्ट किया डिफरेंट चीज़ों के साथ। ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी की डेट ऑफ बर्थ हम लोग जो कहते हैं, साइकोलॉजी की मेन जो हम लोग कहते हैं कि इमरजेंस कब हुई, वो हम लोग 1879 को कंसीडर करते हैं कि जब वॉन्ट ने सब फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी साइकोलॉजी की। ठीक है। फर्स्ट लेबोरेटरी वो जर्मनी में उसने बनाई थी। उसके अलावा वॉन्ट का जो सबसे मेन फोकस था वो था इमीडिएट एक्सपीरियंस के ऊपर, लाइक प्रेजेंस में जो हम लोग प्रेजेंट के अंदर हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पर उसने फोकस किया हुआ था। ठीक है। उसको सब स्टडी करता था और उसके अलावा उसके क्या हम लोग आउटकम से सब कुछ उसको लेके जा रहा था। उसके बाद फिर अमेरिका में हम लोग देखते हैं सबसे पहले हॉल ने स्टानले हॉल ने सबसे पहले लेबोरेटरी बनाई थी और इसकी वजह से साइकोलॉजी की इमरजेंस अमेरिका में उसकी वजह से हुई थी। ठीक है। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स को हम लेके चल रहे होते हैं साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी में मेन स्टार्टिंग के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, वो थे स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में हम लोग जैसे नेम और से भी हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में आ जाता है कि साइकोलॉजी जो थी वो हम लोग उसको स्टडी करें उसके बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करके, लाइक जो एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं उसको उसके एलिमेंट्स पे फोकस करें और वो कैसे एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं या एज अ होल वो क्या मीनिंग दे रहे हैं, उस चीज़ पे फोकस करके रहें। और मेन जो इसका फोकस आता था वो इंट्रोस्पेक्शन पे आता है। इंट्रोस्पेक्शन होता है कि हम लोग अपने खुद के अपने जो है एक्सपीरियंसेस को उसको ऑब्जर्व करें, उसको रिलेट करें, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करें और उसके अलावा उसके क्या आउटकम आ रहे हैं या उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसको हम लोग लेके चलें। इसी तरह सेकंड हम लोग इसके जो कंट्रास्ट में आ जाता है वो फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में आ जाता है जैसे उसका पर्पस क्या है। ठीक है। उसको फंक्शन क्या फंक्शन वो थॉट्स है वो कॉन्शियसनेस क्या फंक्शन सर्व कर रही है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। और विलियम जेम्स का नाम इसमें बहुत ज़्यादा कंसिडर होता है क्योंकि इसने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की अप्रोच दी। और फर्स्ट बुक इसकी जो थी वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसने इसी की बेस पे हमने दी थी। जो विलियम जेम्स था वो जैसे बहुत ज़्यादा जो इंस्पायर था, जैसे होता है जिसका टीचर था या उसको किसी की स्टडी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, वो था चार्ल्स डार्विन की। डार्विन का हमें पता है, हम लोग बायो में बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हुए हैं या फिर पढ़ते भी हैं कि नेचुरल सिलेक्शन पे उसने बहुत ज़्यादा काम किया था। नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो जाता है कि जो हमें चीज़ एडवांटेज दे रही होती है या हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो अगली जनरेशन में पास हो जाती है, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती या जो हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रही होती वो ऐसे ऐसा खत्म हो जाती है। ठीक है। और एक सर्वाइवल के ऊपर उसने बहुत सबसे ज़्यादा बात की थी। और इसके अंदर उसने इसी तरह उसने कहा था कि विलियम जेम्स ने भी यही कहा था कि फंक्शनलिज्म में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसके पर्पस को देख रहे होते हैं, इसके फंक्शन को देख नहीं। अब उसने इस चीज को क्या नाम दिया था, उसने कहा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की उसने टर्म यूज की थी। कॉन्शियसनेस लाइक हम लोग एज एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ जा रहे होते हैं, उससे क्या स्ट्रीम है एक बन रही होती है, और उस चीज को उसने एक्सपीरियंस किया था। जबकि एज अ स्ट्रक्चरलिज्म में हम लोग देखते हैं वो जस्ट लेबोरेटरी बेस्ड स्टडीज थी, यानी कि स्ट्रक्चर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को देख रहे हैं, वो सारा कुछ एक लेबोरेटरी में था। जबकि इन कंट्रास्ट जो फंक्शनलिज्म था इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहेवियर जो हम लोग अपने इर्द गिर्द के बिहेवियर्स होते हैं उनको नोट कर रहे होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द वर्ल्ड है या दुनिया को हम लोग देख रहे होते हैं उसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं उस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म जब आया तो उसने पिछली सारी जो दोनों स्कूल ऑफ थॉट थी उसको बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। 19 के अंदर जब बिहेवियरिज्म इमर्ज हुआ था तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कुछ कहा था सिर्फ बिहेवियर पे फोकस करना है, यानी कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है ह्यूमन का, सिर्फ वो या ह्यूमन या एनिमल्स या किसी का भी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा जो थॉट्स हैं या हमारे जो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं या कुछ भी है वो कुछ भी मैटर नहीं करता, या हमारे बिलीव हैं वो कुछ मैटर नहीं करते। उसके अलावा उसने उन लोगों ने सारी जो रिसर्चेस की थी, इसमें पेवलो आया था, उसमें स्किनर है, बहुत सारे रिसर्चर्स आते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटर्स आते हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो सब बिहेवियर पे फोकस कर रहे होते थे, कैसे उस चीज़ को लेके जा रहे होते थे। अब नेचर और वर्सेस नर्चर की डिबेट इस दौर में शुरू हुई थी, क्योंकि बिहेवियरिज्म जो कह रहे थे वो कहते हैं सिर्फ हम लोग नर्चर पे फोकस कर रहे थे, लाइक इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस हमारा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी जो है जेनेटिक्स है वो बिल्कुल भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती।
मतलब हम लोग जो हमारे जीन्स हैं या फिर हमारे जो फादर से हम लोगों ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ली हैं या मदर से आई हैं, वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम किस इन्वायरमेंट में हैं या जो हम लोग एक्सपीरियंस करें उसके मुताबिक हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशन हमारा सब कुछ इसी पे बेस कर रहा होता है। लेकिन इसने जो जैसे डार्विन ने कहा था कि सारा कुछ नेचर हमारे डिस्क्राइब कर रही थी, उसने सब कुछ डिनाई कर दिया था। और इसने की सबसे बड़ी इसने एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे कुछ लोग दें, यानी कि इन्फेंट्स दें, यानी बच्चे छोटे से दें, मैं रैंडमली कोई भी लेके मैं आपको उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको एज अ एक क्रिमिनल बनने में या उसके एज अ लॉयर बनने में या टीचर बनने में, वो सब कुछ हमारा जो इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड किया जाएगा वो उसकी बेस पे बन रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट आती है, वो साइकोएनालिसिस। अब साइकोएनालिसिस में सिगमंड फ्राइड का बहुत ज़्यादा नाम आता है, क्योंकि फ्राइड बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया था, और उसके अलावा तो इसने बिल्कुल ही इस चीज़ को डाइवर्ट कर दिया था जो हमने पहले पढ़ते रहे हैं कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहा था, ऑब्जर्वर बिहेवियर होते हैं। इसने अनकॉन्शियस की बात की थी। अनकॉन्शियस माइंड इसने कहा था हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारी डिज़ायर होती हैं, जो हम लोग हमें पता नहीं होती, जो हमारी कॉन्शियस एक्सपीरियंस से नीचे सरफेस के नीचे होती है, ठीक है, जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को भी इफेक्ट कर रही होती है, हमारी बिहेवियर्स को सब कुछ इफेक्ट कर रही होती हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इसने जो इसके जो डिफरेंट टर्म्स जिसने यूज़ की थी, वो स्लिप ऑफ टंग की यूज़ की थी, कि जो स्लिप ऑफ टंग होता है कि हम लोग कुछ ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली कुछ बोल देते हैं, और वो हमारी ट्रू फीलिंग्स को बता रहा होता है, ठीक है, डिस्क्राइब हमारी ट्रू फीलिंग्स को करते हैं, यानी कि हम लोग फील वैसे ही कर रहे होते हैं, बट हम लोग वो बोलना नहीं चाह रहे थे, बट कभी कभी होता है कि हमारे माइंड से मुंह से निकल जाता है और हम लोग बोल देते हैं। अब इसके अंदर इसने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस पे और अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस पे फोकस किया था साइकोएनालिसिस। अब 1950s तक ये बहुत ज़्यादा इसके इन्फ्लुएंस रहा था साइकोएनालिसिस का भी और बिहेवियरिज्म का भी, बहुत से साइकोलॉजिस्ट इनको फॉलो कर रहे थे और इससे इमर्ज हो रहे थे। साइकोडायनेमिक्स साइकोएनालिसिस से निकल के आई थी, लेकिन फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो थे इसके, उनके अकॉर्डिंग जो फील्ड थी ये साइकोएनालिसिस या बिहेवियरिज्म, ये ह्यूमन को डीह्यूमनाइजिंग थी, ठीक है, यानी कि ह्यूमन पे फोकस नहीं कर रहे थे, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी यूनिक बिहेवियर्स हैं उनको नहीं देख रहे, कि जस्ट उसकी थॉट्स को और उसकी जो सेक्सुअल अर्जेस हैं उसको देख रहे थे। और इसकी वजह से इनको सेक्स को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने की वजह से साइकोएनालिसिस को या फ्राइड को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बिहेवियरिज्म को भी उन्होंने टारगेट किया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ ह्यूमन एनिमल बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने देखा स्किनर या पेवलो वगैरह वो सब एनिमल बिहेवियर पे फोकस कर रहे होते हैं। 1950s के स्टार्ट के अंदर ह्यूमनिज्म बहुत ज़्यादा पीक पे जा रही थी अपने, ठीक है, क्योंकि हर एक एरा होता है, हर एक उसका साइकोएनालिसिस का जैसे एरा चला है, उसके बाद बिहेवियरिज्म का था, अब इसके अंदर आता है ह्यूमनिज्म का था। ह्यूमनिज्म में सबसे ज़्यादा मेन फोकस का था ह्यूमन, एज अ ह्यूमन उसके क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी फ्रीडम है, क्या उसकी पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए, उसको फोकस किया था। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा व्यू को लिया गया था ह्यूमनिज्म में। इसके अंदर जो मेन साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है वो अब्राहम मैस्लो कहा जाता है, और कॉल होते हैं उसका, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हायरार्की ऑफ नीड्स में डिफरेंट नीड्स का हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है, तो ये यहाँ पे आज हमारी स्कूल ऑफ थॉट्स एंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्या टॉपिक्स आता है।